नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मुंबई के गुनहगार के हमदर्दों की, जिन्हें आतंकियों में भी अपना नायक नजर आता है। याकूब मेमन, जिसे 93 के मुंबई बम धमाकों के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने दोषी ठहराकर मौत की सजा दे दी, उसके महिमा मंडन की कोशिश की गई है। आज के हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इस सवाल से जुड़ी रिपोर्ट और आज के मुद्दे पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल विस्टा की। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के मुताबिक ठीक 7:05 पर इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, जहां पर आज वो औपचारिक तौर पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी सीधे जाते हुए इंडिया गेट की तरफ। आज यहां पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी होने हैं। आज यहां पर न केवल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, बल्कि आज कर्तव्य पथ पर जो भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य हुए हैं, उनका भी अनावरण हो रहा है। ये तस्वीरें सीधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप इंडिया गेट से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया है एक साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस भव्य प्रतिमा का, और साथ ही साथ जो कर्तव्य पथ का औपचारिक उद्घाटन आज किया गया है। और इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि इस मौके पर खास तौर से मणिपुरी वाद्य यंत्रों को बजाया जा रहा है। इसके अलावा केरल के भी पारंपरिक वाद्य यंत्रों को यहां पर उनकी भी स्वर लहरियां छेड़ी जा रही हैं। पंच वाद्यम को भी आपने देखा, और इसके साथ ही पीएम मोदी ने उस पल को, पीएम मोदी के अनावरण के साथ ही वो पल पूरे देश ने देखा है इस समय, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की अनावरण हुआ और साथ ही साथ घोषणा की गई थी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन भी किया गया। अनीता बोस पाक ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज यहां पर 9 बजे तक का कार्यक्रम है। अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। आपको बताएं कि ये जो पूरा एक के बाद एक फैसले जो लिए गए, कर्तव्य पथ को लेकर, नाम बदलने को लेकर जो फैसला लिया गया, आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का यहां पर औपचारिक उद्घाटन किया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर रखे गए। हालांकि एक ड्रोन शो भी आयोजित यहां पर किया गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में उसे रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि अब 9 से 11 तारीख को ये ड्रोन शो होगा, और इस ड्रोन शो के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवन सफर को दिखाया जाएगा, उन पर यह केंद्रित होगा। इसके अलावा 9 से 11 के बीच, 7 से 9 के बीच जो समय रखा गया, शाम 7 बजे से रात के 9 बजे के बीच, यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक भी होंगे। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो प्रोजेक्ट है, ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो है जहां पर नई संसद बन रही है, इसके अलावा सरकारी कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो आम लोगों के लिए होगा। जी हां, जो आप इंडिया गेट पर पहले पिकनिक मनाने जाते थे, इंडिया गेट के लॉन्स पर आप घूमते थे, उस पूरे एरिया को करीब 20 महीने तक सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर रीडेवलपमेंट का कार्य हो रहा था। और ये विहंगम दृश्य इस समय आपका रात के समय का, और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं जीएनटी पर कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रात के समय जगमग करेगा, जगमगाएगा। उसकी ड्रोन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया गेट तिरंगे में नहाया हुआ, और इसके अलावा ये पूरा इलाका शानदार रोशनी में नहाया हुआ है। आपको बताएं कि लाइटिंग की यहां पर विशेष व्यवस्था की गई। तमाम फव्वारे रोशनी से नहाए हुए, रंग बिरंगे फव्वारे लोगों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर रहे हैं। और ये पूरे के पूरे जो निर्माण कार्य हुए हैं, ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हुए हैं, जो पिछले 20 महीने से इस इलाके में चल रहा था। आपको हम बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में जो निर्माण कार्य किए गए हैं, उसको देखकर आप ऐसी सुंदरता देखेंगे उसमें
कि आप देखते ही रह जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा कि इस पे से नजर हटाई जाए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी कोशिश की गई है कि जो भी लोग यहां पर आए वो यहीं का होकर रह जाएं और जब यहां से जाएं तो यहां की यादों को अपनी आंखों में, दिल में समेट कर ले जाएं। तो ये भव्य तस्वीरें, ये दिव्य तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की रात की तस्वीरें। शानदार लाइटिंग यहां पर की गई है। कल से आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को खोल दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि इस पूरे इलाके में 3,90,000 वर्ग मीटर का हरियाली क्षेत्र है, जहां पर 4,087 पेड़ मौजूद हैं लोगों को स्वच्छ और ताजी हवा देने के लिए। और यहां पर जब आप जाएंगे तो उस ताजगी का अनुभव आप करेंगे। जो लॉन्स बनाए गए हैं वहां पर शानदार फ्लावर्स भी लगाए गए हैं, फूलों को भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहां पर 19 एकड़ का नहर का एरिया है, उस 19 एकड़ के एरिया को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया, नए सिरे से उसमें निर्माण किया गया और उसको एक नया रूप यहां पर दिया गया है। और नया रूप कैसे दिया गया ये आपको बता दें कि जो नहरें वहां पर ऑलरेडी मौजूद थी उस 19 एकड़ के इलाके में, उनको आसपास सुंदर उनकी सजावट की गई है। इसके अलावा छोटे छोटे पुल उन दो सिरों के बीच बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 16 पुल यहां पर बनाए गए हैं और जो नहरों के दोनों सिरे हैं वहां पर 4.5 सवा 4 मीटर के फुटपाथ भी बनाए गए हैं। और तमाम जो ये पूरा इलाका है यहां पर आपको लाल ग्रेनाइट पत्थर के फुटपाथ देखने को मिलेंगे। वॉकिंग एरिया पर भी लाल ग्रेनाइट के पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लोग यहां पर आए, अगर थकान महसूस करते हैं वो विश्राम कर सकें, सुकून के 2 पल पेड़ों की छांव में बिता सकें, इसके लिए भी यहां पर विशेष इंतजाम किया गया है। यहां पर लाल ग्रेनाइट पत्थर की ही बेंचेस को भी बनाया गया है और ये ग्रेनाइट बेंचेस जो हैं यहां पर 422 इनकी संख्या रखी गई है। तो एक पूरा ऐसा इलाका विकसित यहां पर किया गया है जिसको आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। और खास जब आप इन लॉन्स की घास पर चलेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप किसी गद्देदार जगह पर चल रहे हैं, किसी गद्दे पर आप चल रहे हैं, इतनी मुलायम घास यहां पर है। और ये भी, इसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया कि जो लोग यहां पर आए उनके लिए शॉपिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल हो। इसके लिए यहां पर वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं। आपको बताएं कि 5 वेंडिंग जोन्स यहां पर बनाए गए हैं और उन 5 वेंडिंग जोन में प्रत्येक के अंदर 40-40 वेंडर्स को अनुमति यहां पर दी गई है। तो लोग यहां पर आएंगे, यहां पर खाने का स्वाद भी ले पाएंगे, यहां पर शॉपिंग का मजा भी ले पाएंगे और यहां पर बोटिंग का मजा भी ले पाएंगे। कृषि भवन और जो उद्योग भवन है उनके पीछे की जो नहरें हैं, उनसे लगती हुई जो नहरें हैं, वहां पर बोटिंग की व्यवस्था भी होगी। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि 9 तारीख से जब इसको खोला जाएगा आम पब्लिक के लिए तो बोटिंग क्या 9 तारीख से ही चालू हो जाएगी या उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये पूरा इलाका इस तरीके से डिजाइन किया गया है। 900 जो पोल्स लगाए गए हैं, लाइट पोल्स यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा 74 ऐतिहासिक पोलों को रिस्टोर किया गया है और चेन्स की व्यवस्था भी यहां पर की गई है अपने भव्य स्वरूप के साथ। और पूरा का पूरा ये इलाका राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का जो प्रतिमा जहां पर लगी है, इस पूरी सड़क को, ये लगभग 3.5 किलोमीटर का इलाका है और इस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के तौर पर जाना जाता है। और ये मार्ग जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक का, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसको लेकर कल ही एनडीएमसी ने मोहर लगाई कि अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा और इसका आज औपचारिक उद्घाटन भी पीएम मोदी ने कर दिया है। आपको बता दें कि राजपथ के पीछे भी लंबा इतिहास है और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना, इसके पीछे एक सोच है पीएम मोदी की, जिसका ऐलान उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया था। और उस पर उन्होंने कहा था 15 अगस्त के अपने अभिभाषण में कि हमें 5 प्रण लेने हैं, उन 5 में से दूसरा प्रण उसी से जुड़ा हुआ है। संसद भवन पर तो आपको बता दें कि जो दूसरा प्रण था वो ये था कि गुलामी की जो मानसिकता है उससे छुटकारा पाना है। पहला प्रण था 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा प्रण था गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाना है और तीसरा प्रण था कि अपनी विरासत पर गर्व करना है, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। ये वो 5 प्रण थे और उनमें से दूसरे प्रण से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा आयोजन। इस समय हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पीएम मोदी पहुंचे, एक साथ उन्होंने अनावरण किया कर्तव्य पथ का भी, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी। और क्या क्या कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे? देखिए, कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। कई राज्यों के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, उनके कार्यक्रम वहां दिखाए जाएंगे और यहां से एक झलक होगी कि किस तरह का यहां पर सेंट्रल विस्टा होगा। लगातार जिस बात की हम लगातार दिन भर चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक दिन है भारत के लिए, खासकर उस अंग्रेजी मानसिकता से आज हमारा आजाद हो रहे हैं जो कि सालों साल हमारे पीछे लगी हुई थी। ये राजपथ जिसका नाम
पहले किंग्सवे था, फिर राजपथ रखा गया, क्योंकि किंग्सवे का हिंदी रूपांतरण था और लगातार वो बात कहते थे कि देश में जितने भी ऐसे प्रतीक हैं जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं, ब्रिटिश शासन की याद दिलाते हैं, उसको मिटाना है, उस बात को खत्म करना है। ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये वो रास्ता है जहां से सिर्फ आप सत्ता तक नहीं पहुंचते हैं, जहां से सिर्फ आप राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचते हैं, बल्कि इस रास्ते पर हर भारतीय कभी ना कभी आना चाहता है। आप कभी भी यहाँ पर आइए, आपको लगभग हर राज्य के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे जो इस जगह को सिर्फ देखने के लिए आए हैं, इस जगह को महसूस करने के लिए आए हैं। उनको अब ये फील होगा कि अब ये राजपथ नहीं, अंग्रेजों वाला नाम नहीं, बल्कि अब ये कर्तव्य पथ है जिसमें भारतीयता दिखाई पड़ती है, भारत के लोग दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ ये पूरा रास्ता मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस वक्त जो लाइटिंग है वो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है, और यही वो झलक है जो हर रोज अब यहाँ पर लोग आकर देख पाएंगे। मैं बहुत लंबे टाइम से यहाँ रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जो रास्ता है जिसे अब हम कर्तव्य पथ कह रहे हैं, यहाँ पर फ्राइडे और सैटरडे की नाइट ऐसी होती थी जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने पहुंचते थे, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शायद ही कोई दूसरा इलाका हो जहां पर लोग अपने परिवार को लेकर रात को 2:30-3 बजे या सुबह 4 बजे पहुंचे वहां पर एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस रास्ते पर लोग आते थे जो कि लगभग 1.5 साल से बंद था कंस्ट्रक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्शन अब पूरा हो चुका है, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है और अब यहाँ पर लोग पहले की तरह आ पाएंगे, सेल्फी ले पाएंगे। रात में मनीष के साथ करीब 20 पहुंच पाएंगे। करीब 20 महीने से ये पूरा इलाका बंद था। यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग चीजें यहाँ पर बनाई जा रही थी, कुछ को संवारा जा रहा था। एक कौतूहल तो लोगों के अंदर भी है, एक उत्सुकता लोगों के अंदर भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले चंद महीने तक ये उत्सुकता लोगों को यहां पर खींच कर लाएगी। इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग आएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, भव्य प्रतिमा है, उसके दर्शन करने यहां आएंगे, उनको नमन करने यहां आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और आज दिन भर आनंद भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी देखा, आपने भी देखा कि किस तरह से लोग लगातार पहुंच रहे थे। वो लोग जो महीनों से इस रास्ते पर नहीं आए थे, वो मीडिया के लोग नहीं थे, वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स नहीं थे, वो लोग थे जिनको आज परमिशन दी गई इस चौराहे से, इस कर्तव्य पथ पर, उनका पुराना राजपथ पर उस तरफ आने का। कई राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, यहाँ पर भी। और महीनों की आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 दिन दीजिए, जो रौनक आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी ना, चाहे वो दिन की हो चाहे रात की, वो रौनक आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में, मुझे लगता है पूरे देश के किसी हिस्से में दिखाई नहीं पड़ेगी। जब लोग बिना वक्त देखे, बिना टाइम देखे, बिना दिन रात देखे पहुंचते हैं, अपनी संसद का वो संसद को देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को देखते हैं, इंडिया गेट को देखते हैं। शहीदों का नाम पढ़ते थे पहले, लेकिन अब उनको वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। और प्रतिमा के बारे में भी हमने आज खबर की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये खबर थी कि किस तरह से जिस पत्थर से सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को बनाया गया है, वो कितना मुश्किल प्रोसेस था। और इस शानदार प्रतिमा को बनाने में भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 100 टन का एक पत्थर था जिसके ऊपर ये पूरी कारीगरी की गई है, जिसके ऊपर जो उनका आकार है, जो उनका चेहरा है, वो उस पत्थर पर बनाया गया है, जो कि आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। बहुत ही सीधे मैं आऊंगा मनीष, इस प्रतिमा को लेकर जो एफर्ट किया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कैसे तेलंगाना के खम्मम जिले से पत्थर को लाया गया था, उसके लिए कैसे विशेष ट्रक बनाया गया था, कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, ये कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले संजय शर्मा, हमारे एक और संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। संजय, तस्वीरों में जो नजारा हम देख पा रहे हैं वो दिल को खुश कर रहा है, वो आंखों को सुकून दे रहा है। आप तो साक्षात वहां पर हैं, आप कैसे वर्णन करेंगे इसका? ये एक ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले इस प्रतिमा के निर्माता, जिन्होंने प्रतिमा गढ़ी है, नरेश कुमावत जी, उनसे हमने बात की है और उन्होंने बताया कि कितना चैलेंज और कितना बड़ा सुकून, उनकी साधना को कितना बड़ा सुकून मिला है। वो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगभग 80 देशों में बनाई हैं, इससे भी बड़ी प्रतिमाएं, लेकिन ये अपने आप में मेरी साधना के लिए नींव का पत्थर है, जिसमें कि ग्रेनाइट पत्थर से ये सारी प्रतिमा गढ़ी गई है। और हालांकि नेताजी का व्यक्तित्व इस छतरी के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन प्रतिमा इस चतुराई के साथ गढ़ी गई है कि वो छतरी में आ जाए। इससे पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा इस छतरी में रहती थी
और 1911 के बाद जब तीसरा और आखिरी दिल्ली दरबार हुआ, उस समय जॉर्ज पंचम ने यहाँ दिल्ली की राजधानी दिल्ली की घोषणा की। और इसके बाद जब ये छतरी बनी तो उस समय जॉर्ज पंचम की प्रतिमा इसमें लगाई गई, लेकिन 1968 तक वो प्रतिमा यहाँ पर लगी रही और 1968 से फिर ये प्रतिमा उसे शिफ्ट कर दिया गया कोरोनेशन पार्क में। ये वही पार्क है जहाँ पर तीनों दिल्ली दरबार हुए थे, जो अब बुराड़ी के आसपास का हिस्सा है, और धीरपुर गांव की जमीन पर वो कोरोनेशन पार्क बना था। इतिहास गवाह है कि 1877, 1903 और 1911 इन 3 दिल्ली दरबार के बाद वो प्रतिमा वहीं स्थापित कर दी गई जहां जॉर्ज पंचम अपने रानी मैरी के साथ वहां मौजूद थे तीसरे कोरोनेशन समारोह में दिल्ली दरबार में। और वहां उन्होंने राजधानी दिल्ली के कलकत्ता से दिल्ली लाए जाने का ऐलान किया था और उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति भवन और सारी चीजें बनी। पहले प्लान ये था कि वहीं पर जहां कोरोनेशन पार्क है वहीं आसपास ही वायसराय भवन बनना था, लेकिन वहां की जमीन दलदली होने और वहां हर साल बाढ़ का, यमुना की बाढ़ का पानी आने की वजह से वो प्लान चेंज करना पड़ा और फिर उन्होंने ये रायसीना की पहाड़ियों को उसका चुनाव किया और उसके बाद यहाँ पर नई दिल्ली का निर्माण हुआ। तो इतिहास कैसे वर्तमान से जुड़ता है और वर्तमान कैसे भविष्य की ओर ले जाता है, कोरोनेशन पार्क उसका एक उदाहरण है। तो ये प्रतिमा संदेश क्या दे रही है देशवासियों को संजय? ये प्रतिमा क्या संदेश दे रही है, क्या संदेश लोगों के बीच जा रहा है? प्रतिमा से संदेश, प्रतिमा और पथ दोनों ही अपने आप में संदेश देने के लिए हैं। प्रतिमा के चेहरे पर जो भाव है वो एकदम उदात्तता का भाव है और ऐसा गांभीर्य के साथ साथ ऐसी दृढ़ता चेहरे पर है सुभाष चंद्र बोस के चेहरे पर, नेताजी के चेहरे पर, जो अपने आप में अद्भुत अनुभव देती है। और इसके साथ ही उनके सामने, उनके निगाहों के सामने जो पथ है, जो अब तक आज तक राजपथ रहा और उसके बाद अब वो कर्तव्य पथ हो रहा है, तो कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यानी प्रतिमा और पथ दोनों ही प्रेरणा देने का काम करते हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि हम उनसे कितनी प्रेरणा ले पाते हैं, रिसीवर हमारा कितना मजबूत है, ये हमें देखना पड़ेगा भारत के हर एक नागरिक को। जी संजय, एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये नए भारत की नई गाथा इन कदमों के जरिए, इन फैसलों के जरिए लिखी जा रही है। तो दिल्ली के 700 साल का इतिहास है जिसमें इतिहास का एक नया पन्ना जुड़ रहा है, जो आज वर्तमान में जुड़ रहा है, लेकिन वो इतिहास का एक सुनहरा पन्ना होगा जिसमें दिल्ली के कितनी बार बनने, कितनी बार उजड़ने की दास्तान दर्ज है। और उसके बाद फिर एक नया पन्ना है जो नई दिल्ली को और आधुनिक दिल्ली बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली बना रहा है, जिसमें अब तक जो ये इंडिया गेट के लॉन्च थे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से प्लान किया था, लेकिन अब यहाँ नया भारत है, करुणाई अंगड़ाई लेकर कैसे सड़कों पर उतरती है उसका उदाहरण है ये। और इसमें जिस तरह से प्लानिंग की गई है, जिसमें जो पुराना अपना स्थापत्य की कला है वो भी दिखती है और आधुनिकता का पुट भी है। यानी ऐसी कला, ऐसा स्थापत्य जिसमें प्राचीनता के साथ साथ अधुनातन संस्कृति का भी जिक्र है। आज की जरूरतों का पूरा करने के लिए पार्किंग लॉट्स बने हैं, नई तरह की लाइटें लगी हैं, इसके अलावा फूड कोर्ट्स बने हैं। यानी आज की जनता संजय आपको मैं भी यहाँ पे रोकना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ बच्चों से मुलाकात पीएम मोदी कर रहे हैं और कुछ लोग भी उनके आसपास मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने इसके लिए काम किया है, वो तमाम कारीगर, वो तमाम आर्किटेक्चर, वो तमाम इंजीनियर्स, आज उन तमाम लोगों से जिनका योगदान इस पूरे प्रोजेक्ट में किसी न किसी रूप में रहा है, पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं उनसे। और शायद ये उन्हीं की तस्वीरें हैं जब वो श्रमजीवियों से संवाद कर रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने इस किस्म का संवाद किया है श्रमजीवियों के साथ। अब से कुछ महीने पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी जब निरीक्षण करने आए थे, यहां का दौरा करने आए थे, इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को देखने आए थे, रात के समय वो अचानक यहां पर पहुंचे थे और दिन रात इस प्रोजेक्ट में काम हुआ है। और उस प्रोजेक्ट में जो लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, उस समय भी पीएम मोदी ने उन लोगों से बातचीत की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी, उनका शुक्रिया अदा किया था कि इतने कोरोना काल में भी बिना रुके, बिना थके, तमाम सावधानियों के साथ उन्होंने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया।
इस नए भारत की नई तस्वीर को उकेरने में इन तमाम लोगों की अहम भूमिका है और पीएम मोदी ने उनका तब भी शुक्रिया अदा किया था और अब भी जब वो इन लोगों से संवाद कर रहे हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। आपको बता दें कि हम भी आज ऐसे मजदूरों से मिले थे, ऐसे लोगों से मिले थे जो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए रहे हैं और वो काफी अभिभूत थे, काफी खुशी महसूस कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े श्रमजीवियों के साथ पीएम मोदी बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे, तो वो खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। उनका कहना यह था कि ये उनके लिए गौरव की बात है कि एक पीएम, एक हिंदुस्तान के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री उनसे खुद व्यक्तिगत तौर पर आके मिलेंगे। ये उनके लिए एक यादगार लम्हा बनने जा रहा है। इस बात से वो बेहद उत्साहित थे और न केवल वो उत्साहित थे बल्कि उनके परिजन भी खासे उत्साहित नजर आए थे। और आपको याद होगा कोरोना काल की वो तस्वीरें जब पीएम मोदी ने जो स्वास्थ्य कर्मी थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनके साथ भी ऐसे ही बातचीत की थी, उनके साथ भी सामूहिक रूप से फोटोग्राफ्स खिंचवाए थे जब भी मौका मिला, जब भी देश ने नए नए मील के पत्थर स्थापित किए, चाहे वो वैक्सीनेशन का कार्य हो, चाहे वो लोगों तक स्वास्थ्य चिकित्सा पहुंचाने का कार्य हो, दूर दराज के गांवों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य हो, लगातार पीएम मोदी उनका आभार व्यक्त करते रहे थे। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जब कोरोना अपने पीक पर था, जब पहली लहर का समय था, उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि ताली थाली बजाकर ऐसे लोगों का अभिवादन कीजिए। स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल तक बरसाए गए थे। तो यानी कि जो लोग, उनको जो प्रोजेक्ट मिला, जब जब चुनौती सामने आई, उन लोग जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका उसमें निभाई, पीएम ने हमेशा उनका आभार व्यक्त किया है। और ऐसी ही एक तस्वीर इस समय सामने आ रही है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। और जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि उन्हीं श्रमजीवियों से पीएम मोदी लगातार बात कर रहे हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उनके कुछ परिजन भी यहां पर मौजूद हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनीष हमारे साथ इस समय मौजूद है, सीधे मनीष का हम रुख कर लेते हैं। मनीष, श्रमजीवियों से यह बात, यह मुलाकात हौसला बढ़ाने वाली है। हौसला बढ़ाने वाली और उस अंग्रेजी मानसिकता से आगे बढ़ने का भी ये संदेश है कि पहले जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, सब कुछ होता था, तब श्रमजीवियों को, छोटे छोटे कारगर कर्मचारियों को कोई पूछता तक नहीं था। कौन आर्किटेक्ट है किसी को शायद ही मालूम होता था। लेकिन आज ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सिर्फ रास्ते का नाम बदलकर मानसिकता नहीं बदल सकते। हम जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से लोगों की मानसिकता बदलने की कोशिश करेंगे। और ये उसी मानसिकता की तरफ एक कदम है कि आप उन लोगों से मिलिए जिन्होंने रात दिन एक करके यहाँ काम किया। लॉकडाउन था, पूरी दुनिया अपने घर में थी, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर बैठे सैलरी उठा रहे थे, काम कर रहे थे। उस दौर में भी इस सेंट्रल विस्टा पर लगातार काम होता रहा, मजदूर लगे रहे, वो काम करते रहे। ये उनका डेडिकेशन था और इस डेडिकेशन को, समर्पण को प्रधानमंत्री अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हर उस आखिरी, उस अंतिम व्यक्ति का है जो कतार में खड़ा हुआ है। यही वजह है कि वो आज जब इस ऐतिहासिक दिन पर यहाँ पहुंचे हैं सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने के लिए, तो उन लोगों से मिलना, उनके पास, मैं आपके पास लौटूंगा मनीष, आपके पास लौटूंगा और इस समय पूरे इलाके का, इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के सौंदर्यीकरण का जो काम हुआ है उसका मुआयना करने के लिए पीएम मोदी निकल पड़े हैं। एक कार्ट में वो बैठे हैं और इस गाड़ी के जरिए वो आसपास का जो क्षेत्र पुनर्विकसित किया गया है उसका वो अवलोकन करेंगे, उन कार्यों को देखेंगे। और आप यकीन जानिए कि बेहद खूबसूरत ये इलाका है। हालांकि ये पूरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड था, यहां पर आने जाने की मनाही थी और 2-3 दिन से सुरक्षा कारणों की वजह से यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और उन बैरिकेड्स को कोई भी शख्स क्रॉस नहीं कर सकता था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात थे। आज हमने दिन भर आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं कैसे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और इसमें किसी किस्म की कोई विघ्न बाधा ना आए, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर यहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और जो मेहनत इस प्रोजेक्ट में लोगों ने की है, वो मेहनत इन तस्वीरों में छलक रही है, झलक रही है। और आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान का आईना है। ये इंडिया का अक्स यहां पर नजर आएगा आपको, क्योंकि यहां पर हर प्रदेश, हर प्रांत, हर शहर का बाशिंदा आपको मिल जाएगा जो हिंदुस्तान में रहता है। कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी राज्य से उसका आपको मिलेगा। और ऐसा ही मिनी इंडिया इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी आपको देखने को मिलेगा। और उसकी वजह वो ब्लॉक्स हैं, वो शॉपिंग ब्लॉक्स हैं जो राज्यवार दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर अलग अलग राज्यों के
शॉपिंग शॉप्स को यहां पे खोला जाएगा, जहां पर पकवान मिलेंगे अलग अलग राज्यों के, जहां पर आप सामान खरीद सकेंगे अलग अलग राज्यों का। तो एक मिनी इंडिया इस सेंट्रल विस्टा वेन्यू का जो 3.5 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और इस समय पीएम मोदी को आप देख रहे हैं, एक गाड़ी में सवार वो हो चुके हैं और आसपास के पूरे इलाके का वो मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं। आपको बताएं, केवल शॉपिंग ब्लॉक्स ही यहां पर नहीं बनाए गए हैं, लोगों की सहूलियत का भी खास ध्यान रखा गया है। आप जब इंडिया गेट पहले गए होंगे तो आपको देखा होगा आपने कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में सड़क क्रॉस करनी पड़ती है, तो उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। लिहाजा लोगों की इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए 4 ट्रैफिक जंक्शंस पर अंडरपास भी बनाए गए हैं, यानी कि आपको सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे अंडरपास में जाइए। ऐसे अंडरपास जो आपने अपने इलाके में भी देखे होंगे, कनॉट प्लेस में भी देखे होंगे, आप अंडरपास में जाइए और दूसरे सिरे पर, दूसरे छोर पर पहुंच जाइए। तो ये तमाम सुविधाओं का ध्यान यहां पर रखा गया है। और इस समय पीएम मोदी उस रैंप पर चल रहे हैं जो यहां पर आवागमन के लिए, आवाजाही के लिए बनाया गया है। आपको बताएं कि पूरे इस इलाके के अंदर लगभग 16.5 किलोमीटर का पूरा ये इलाका है, एरिया है, जहां पर लोग वॉक कर सकेंगे। और इंडिया गेट की वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी, वो पुरानी तस्वीरें भी आपको याद होंगी, जब लोग सुबह सुबह आते थे यहां पर वॉक करने के लिए। कोई वॉक कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है। ये दृश्य एक बार फिर से जीवित होने वाले हैं। और ये देखिए, पीएम मोदी पहुंचे हैं इस सेंट्रल विस्टा वेन्यू के एक हिस्से में, जहां पर शायद पूरे नक्शे के जरिए और डिटेल्स इसमें दी गई हैं कि क्या क्या कार्य किया गया है, उसका मुआयना वो कर रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे मनीष का। मनीष, आपने भी इस इलाके को देखा, मैंने भी इस इलाके को देखा, बहुत सारी सुविधाएं यहां पर लोगों को मिलने वाली हैं, और क्या खास बातें हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों तरफ की जो ग्रीनरी है उसको देख लीजिए। ये उतनी वेल मेंटेन नहीं हुआ करती थी जो कि अब हो गई है। और जिस तरह से दिल्ली का पोल्यूशन रहता है, गर्मी बहुत होती है, उससे भी कहीं ना कहीं निपटने की एक कोशिश की गई है कि जो भी लोग यहाँ पहुंचे उनको ठीक तरीके से यहाँ पर घूमने में आसानी हो। साथ ही साथ जो बड़ी बात यह है कि कई राज्यों के यहाँ पर आपको स्टॉल मिलेंगे। जब आप इंडिया गेट घूमने आएंगे तो कई राज्यों के स्टॉल होंगे जहाँ पर आप उनके पास जाकर उनके राज्य का खाना खा सकते हैं। मतलब अलग अलग जगहों का खाना आपको एक जगह मिलेगा, संस्कृति आपको एक जगह मिलेगी, पकवान आपको एक जगह मिलेंगे। ये सारी सुविधाएं भी यहाँ पर होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बताया कि पहले आपको रोड क्रॉस करना पड़ता था, उसके लिए ट्रैफिक रुकता था, आप इंतजार करते थे, अब उसके लिए भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंडरपास बनाए गए हैं, आप आराम से वहां तक पहुंचिए और इंडिया गेट को देखिए और उन सारी चीजों का आनंद लीजिए। और आपको बता दूं कि ये जो कर्तव्य पथ है जिसका नाम राजपथ था, ये बहुत महत्वपूर्ण हर भारतीय के लिहाज से है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन के अंदर अनंत यहाँ वो सब दिल्ली वाले पहुंचेंगे जिनके लिए ये एक सेलिब्रेशन का पॉइंट रहा है हमेशा से। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, उनके लिए रोज एक इवेंट पॉइंट रहा है। हमने कई बार देखा है कि लोग अपने घरों से इंडिया गेट पर आते हैं, राष्ट्रपति भवन पर आते हैं, विजय चौक में आते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात को 2 बजे 3 बजे पहुंचते हैं। मतलब ये इलाका भारत के लोगों को एक सुरक्षा का सेंस भी दे देता है, उन्हें सुरक्षा महसूस करवाता है कि वक्त कुछ भी हो रहा हो, आप यहाँ पर आइए, आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होने वाली। यहाँ से कभी भी कोई हादसा आपको जल्दी सुनने में नहीं आता है। मतलब ये ऐसा इलाका है जहाँ पर हर भारतीय सुरक्षित महसूस करता है। और ये पिछले लगभग 20 महीनों से बंद था। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग जो अपने शहर, अपने राज्य से आए थे, उन्हें मौका नहीं मिल पाया कि वो इस राजपथ पर बैठकर फोटो ले पाए, राष्ट्रपति भवन के पास से फोटो ले पाए। उनके लिए अब ये अवसर फिर से एक बार शुरू हो गया है कि वो यहाँ पर आए। और अब क्योंकि जो नया इंतजाम किया गया है वो ना सिर्फ उनको यहाँ पर एक मौका देता है सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने का, बल्कि वो जिस जगह का चाहे उस जगह के कल्चर को महसूस कर सकते हैं, वहाँ का खाना खा सकते हैं। मतलब मैं लौटता हूँ मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं सीधे यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। संजय शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, पीएम मोदी एक गैलरी का मुआयना कर रहे थे जहां पे बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। शायद इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी वो ले रहे हैं वहां पर लोग जो मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये कल से आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा ना संजय?
जी हाँ, ये हिस्सा आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और 9 सितंबर यानी 9/9/2022 ये इतिहास में एक नई तारीख के रूप में दर्ज होगा। यानी 8 सितंबर को ये खुशखबरी मिली है। ये अच्छा है कि 9वें महीने में खुशखबरी मिली है कि देश का इतिहास एक नए दौर की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब देश ऐसी चीजों ऐसे वक्त से गुजर रहा उस समय ये, लेकिन उत्सव धर्मी देश है, जनता उत्सव मनाना चाहती है। और अभी तक जैसा कि मेरे सहयोगी मनीष ये बता रहे हैं कि लोग जन्मदिन मनाने और अपने उत्सव मनाने के लिए यहाँ, तो सुरक्षा के साथ साथ ये उत्सव का भी प्रतीक रहा है। लोग यहाँ शाम को जैसे आइसक्रीम खाने आ रहे हैं, कई लोग स्केटिंग वाले स्केटिंग करने आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जो यहाँ पर होते रहे। लोगों ने अपनी बेचैनी, अपने विरोध, अपने गुस्से का इजहार यही किया है। जिस समय निर्भया कांड हुआ था, लोगों ने यहाँ रात भर मोमबत्तियां जलाई और रात भर यहाँ प्रदर्शन किए। उसके बाद कई बार कई ऐसी चीजों का बोट क्लब गवाह रहा है। इंडिया गेट के आसपास का ही ये जहाँ वोटिंग होती है, लेकिन इंडिया गेट से लेकर जो हेक्सागन चौक है, वहां से लेकर मानसिंह रोड की क्रॉसिंग तक, वहां लोग चटाइयां बिछाकर पहले की तरह नहीं बैठेंगे। लेकिन उससे आगे फूड कोर्ट्स बने हुए हैं जहां लोग खाने का आनंद लेंगे। अधिक कई राज्यों ने ये पेशकश की है कि नहीं, वहां अपने फूड कोर्ट लगाने की इजाजत दी जाए ताकि लोग पूरे देश के भोजन का स्वाद ले सकें, पूरे देश के व्यंजनों का स्वाद ले सकें। और इसके साथ ही आम जनता वहां पर जिस तरह से पहले मनोरंजन के लिए लोग आते थे, वहां पर वो सारे इंतजाम भी होंगे। यानी इतिहास को एक नए ढंग से, कुछ अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, जिसके साथ ही वहां से विजय चौक तक लोग पहले की तरह रह सकते हैं। वेंडिंग एरिया अलग किया गया है, विजिटिंग एरिया अलग किया गया है। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो लोग इस पार से उस पार तक जा सकते हैं, यानी पारंगत हो सकते हैं इस पूरे सेंट्रल विस्टा से। जी संजय, इस समय लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं कि सुख सुविधाएं तो बहुत यहाँ पे मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, सुंदरता मिलेगी, लेकिन जो एक यहाँ का टेस्ट था, वो रेडी खोमचे वाले यहाँ पर घूमते रहते थे, गोलगप्पे वाले यहाँ पर घूमते थे, मूंगफली के दाने वाले यहाँ पर घूमते थे, क्या उनको आने की परमिशन होगी या वो केवल वेंडिंग एरिया में ही मौजूद रह पाएंगे? वो वेंडिंग एरिया में मौजूद रहेंगे। यानी जो स्वच्छंदता थी पहले, उसको एक अनुशासन में ढाला जा रहा है। अनुशासन के साथ साथ फिर वो आनंद तो सारे होंगे, लेकिन पहले की तरह बेरोक टोक नहीं होगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आत्म निरीक्षण और आत्म संयम वो जरूरी है। उस कर्तव्य पथ उसका भी पाठ पढ़ाएगा कि आपको कैसे स्वच्छ रखना है, आपको कैसे अनुशासन में रखना है। तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी के समय ये नारे दिए थे, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम आया था और उसमें दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक सेंट्रलाइज फोकस्ड होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, यानी दूरदृष्टि ये कि ये जो सेंट्रल विस्टा बनाया गया है, ये भविष्य के जब भारत अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाता होगा उस समय को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है कि जिसमें 1125 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। 30 से ज्यादा बस वहां पर खड़ी हो सकती है। इसके अलावा एक पूरा जिसमें उत्सव भी मनाया जा सके, जिसमें सुरक्षा का एहसास भी हो। 24 घंटे यहाँ सुरक्षा रहेगी, क्योंकि कई असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो सामान चुराकर भागने के चक्कर में होते हैं। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो राष्ट्रपति भवन के पीछे की भी सड़क को हम देखें तो वहां बड़े शेर के छोटे छोटे मूर्तियां लगाई गई थी, वहां गुलदस्ते और गमले लगाए गए थे और उसको सुंदर बनाया गया था सड़क के आसपास के इलाके को। लेकिन 6 महीने बीतने के साथ ही वहां लोग चीजें उठाकर अपने घरों में ले गए। ऐसी सुंदर जालीदार लाइटें लगाई गई। यानी कि आज का ये जो फैसला है, आज का ये जो कदम है, जो ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है, अनावरण हुआ है, इसमें एक साथ पीएम मोदी अपने 2 प्रण की बात कह रहे हैं। एक तो ये कि गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाया जाए, और जो 5वां प्रण था नागरिक कर्तव्य, उसका संदेश भी यहां से मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। वो कर्तव्य पथ यही कर्तव्य की याद दिलाता है। और सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, नीति नियंताओं को, जो संसद में बैठकर नीतियां बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें लॉ मेकर्स कहते हैं, हिंदी में जिन्हें माननीय कहते हैं हम, उन सारे लोगों को भी उनके कर्तव्यों की याद दिलाएगा। अब कर्तव्य रास्ता तो सिर्फ याद ही दिला सकता है कर्तव्यों की, बाकी उनको पालन करने का और दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा तो वही लोग कर सकते हैं जिनको ये बार बार ललकारता रहेगा और ये बताता रहेगा कि आपके कर्तव्य क्या हैं। कर्तव्य मतलब करने योग्य काम जो किया जाए।
तो वो ये तो याद दिला सकता है, लेकिन उसको मानना तो हम नागरिकों पर और नागरिकों के नीति नियंताओं पर है, जिनको हमने ये अधिकार दिया अपने वोट से कि आप हमारे देश के लिए, हमारी बेहतरी के लिए कानून बनाएं। हमारे देश को कैसे संचालित करना है, अनुशासन जितना नीति नियंताओं के लिए है उतना ही आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है। लेकिन आम नागरिक ये चाहते हैं कुत्ता हम काटें और वो किसी को, कुत्ता हम पालें और वो किसी को काट ले तो हमारे पे कोई फर्क ना पड़े। अभी हम वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी चीजें जो हमारी जो कर्तव्य है वो हमारी संवेदना को भी जगाता है, और कर्तव्य अपने आप में बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। बस रिसीवर बढ़िया होना चाहिए जो ये बताए कि हमारे पास क्या वेव्स आ रही हैं और उनको हमें कैसे रिएक्ट करना है। जी अगर संजय हमारा जी, रिसीवर खराब हो जाएगा तो कितने भी हम कर्तव्य पथ बना लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजय मैं आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, इस समय सीधे मैं रुक करना चाहूंगा मनीष का भी। मनीष, जैसा कि संजय बता रहे हैं कि अनुशासन और आजादी इन दोनों में संतुलन बनाना होगा। आजादी का मतलब अराजकता नहीं हो सकता, यह संदेश भी यहां से जा रहा है। लेकिन हम जो देखते आए हैं उसको देखकर क्या लग रहा है कि लोगों में जो आपने बातचीत की है, जो लोग आए हैं जिनको जाने नहीं दिया गया बैरिकेडिंग की वजह से, जो सेल्फी ले रहे थे, उनसे जब आपने बातचीत की तो वो क्या सोच रहे हैं, वो अपने लिए क्या मैसेज देख रहे हैं? देखिए संजय जी ने एक बात और कही कि रिसीवर अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के वो लोग जो यहाँ पहुँचते हैं या भारत के कोई भी नागरिक जो यहाँ पहुँचता है वो इतना समझदार है, उसे पता है कि देश की राजधानी में उसे किस तरह बिहेव करना है, देश की राजधानी में उसे कैसे नियमों का पालन करना है। हमने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ पर राजपथ के आसपास या फिर इंडिया गेट के आसपास कोई अराजक काम हुआ हो और उस अराजक काम में वो लोग शामिल हों जो दूसरे शहरों या राज्यों से आए हैं। तो अनुशासन आपको खुद आपके भीतर हो या फिर आपको सिखाया जाए, इन दोनों बातों में अंतर है। मुझे लगता है हर नागरिक पहले से ही अनुशासित है, और अगर उनको अनुशासित करने की ज्यादा कोशिश की जाती है तब शायद स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। ये वो जगह है जहां पर आकर देश के लोग स्वच्छंद महसूस करना चाहते हैं, आजाद महसूस करना चाहते हैं। तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे आकर लोग यहाँ पर अपना बर्थडे मनवाते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। आप दिल्ली के किसी इलाके में रात को 2 बजे, 3 बजे निकल जाए तो आपको 10 बार तो पुलिस की बैरिकेडिंग पर रुकना पड़ेगा, चेक पोस्ट पर रुकना पड़ेगा। मनीष, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा कि जब 9 तारीख से आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को खोल दिया जाएगा तो इसके टाइमिंग्स वही पुराने वाले, यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं, वो ही रहेगा, या अभी कुछ समय सीमा इसकी कोई टाइम टेबल इसका सेट किया जाएगा? अभी टाइमिंग को लेकर इस तरह से कोई भी आदेश या फिर कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। तो अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग पहले किसी भी वक्त पर आकर एंजॉय करते थे अभी भी वो कर सकते हैं, और आगे जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद क्या स्थिति रहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी गाइडलाइन सामने नहीं आई है। जी, मैं सीधे संजय का रुख करना चाहूंगा। संजय, दिल्ली को कहा जाता है भारत का आईना, दिल्ली में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का अक्स दिखाई देता है, और इस दिल्ली के अंदर एक मिनी इंडिया के दीदार यहां पर भी हो पाएंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे देश का फूड कोर्ट तो यही बताता है, और देश और दुनिया से लोग यहाँ पर दिल्ली आते हैं, पर्यटक आते हैं, रिसर्च करने वाले आते हैं, जो दिल्ली के इतिहास को लेकर, संस्कृति और तमाम चीजों पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो इंडिया गेट पहले से और ज्यादा उनके लिए रोचक होगा, रसमय होगा और भव्य होगा, ये तो इसकी तो गारंटी है। इन्होंने, सरकार ने ये बनाया तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि कई लोगों को इस पर आपत्ति है। उनका ये कहना है कि इतने पैसे में तो इतने स्कूल खुल जाते, इतने अस्पताल खुल जाते, और उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने पैसे में तो कितने अखबारों में विज्ञापन हो जाते। कई सरकारें विज्ञापनों के जरिए भी चलती है, जिनका जितने की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा का मसाला रहता है। तो विज्ञापन तो वो अलग अलग सबकी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन ये तो तय है कि इस तरह के निर्माण सदियों में एक बार होते हैं, और एक बार का निर्माण आगे आने वाली सदियों का की गवाही देता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर दौर अपना कुछ योगदान इतिहास में करे, और वही योगदान अभी फिलहाल यहाँ हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ये सेंट्रल विस्टा का, यानी ये पूरा जो राजपथ जिसे हम कर्तव्य पथ कह रहे हैं, आज से कर्तव्य पथ का एक नया कलेवर, नया तेवर हमारे सामने इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे दर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय, आपके साथ जी संजय, आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ मनीष भी हमारे साथ
मौजूद हैं उनसे भी बातचीत जारी रखेंगे। ये विहंगम तस्वीरें आपके सामने ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे। तो शानदार तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट से। इस समय पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहां पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और इस समय वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। जरा आप भी सुनिए स्वर लहरियां। आजादी की नूतन बेला को जीवंत करता स्वतंत्रता की देवी को समर्पित यह यशगान, जिसकी रचना आज से 75 साल पहले हुई। इस समय सामने है एक तस्वीर में आप देख पाते हैं एरियल व्यू, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का एरियल व्यू, दूसरे में तिरंगे में जगमगाता हुआ इंडिया गेट और तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रमजीवियों से बातचीत करते हुए। और इसके अलावा कर्तव्य पथ पर इस समय जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है उसकी तस्वीर है। और अब पीएम मोदी मंच पर इस समय मौजूद हैं और यहां पर एक शोरील शायद दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी यहां पर किया गया है। और ये देखिए औपचारिक तौर पर ऑफिशियली कर्तव्य पथ का भी यहां पर आज से कर्तव्य पथ कहलाएगा। राजपथ का ये इलाका, फैसला तो कल ही एनडीएमसी ने इस पर मोहर लगा दी थी, लेकिन आज पीएम मोदी ने इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है। कर्तव्य पथ मतलब राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की जो प्रतिमा का रास्ता है उसे कर्तव्य पथ के नाम से अब जाना जाएगा। गौरवशाली कर्तव्य पथ का लोकार्पण संपन्न। हमारा सौभाग्य कि हम आजादी के अमृतकाल में इन पलों के साक्षी हैं। आइए एक बार फिर से करतल ध्वनि से पुनः इन ऐतिहासिक लम्हों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन घड़ियों का। धन्यवाद करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का। धन्यवाद मान्यवर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जो इस जज्बे के साथ जिए और स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत कर गए, ऐसे शेर हिंद सुभाष जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को नई परिभाषा दी, पराक्रम की अद्भुत शौर्य गाथा लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में उनकी प्रतिमा की स्थापना, नमन हर भारतीय का। नेताजी की जीवन यात्रा एवं उनकी प्रतिमा के निर्माण की कुछ झलकियां देखते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड गेट इंस्पायर्ड। और इस समय हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये एक शोरील यहां पर चलाई गई है और ये शोरील उन आजादी के परवानों की है जो देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार संग्राम करते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आप इसमें देख पा रहे हैं और उनको सैल्यूट आज पूरा देश कर रहा है। उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया है। सीधे मैं रुक करूंगा, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ हैं और इस प्रतिमा से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हमारे पास मौजूद हैं। पहले मैं मनीष से जानना चाहूंगा कि मनीष, इस प्रतिमा के लिए जिस पत्थर की दरकार थी, जरूरत थी, उसको ढूंढने का पूरी क्या कहानी है, उसके बारे में बताइए। सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 अनंत, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी ब्रेकिंग दे दूं कि प्रधानमंत्री जिन कारीगरों से मिले थे, जिन्होंने काम किया सेंट्रल विस्टा के लिए, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और अभी खबर ये आ रही है कि उन्होंने उनसे बाकायदा कहा है कि हम आपको 26 जनवरी की परेड में इन्विटेशन देंगे, आपको वहां आमंत्रित करेंगे। यानी कि राजपथ बनने के बाद जो कर्तव्य पथ है, इस कर्तव्य पथ पर जो पहली 26 जनवरी की परेड होगी, उनमें
उसमें उन कामगारों को इनवाइट किया जाए। मैं इस दूसरी खबर बात को आपने आपने पूछी खबर थी बताई और- मनीष, आपने खबर बताई और इस खबर को मैं अब थोड़ा सा लाउडली ब्रेक करने जा रहा हूं। अपने दर्शकों को हम बता दें, अभी अभी हमारे संवाददाता मनीष ने हमें यह खबर दी है कि जिन श्रमजीवियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है, अगला गणतंत्र दिवस जब आएगा, यानी कि 2023 का गणतंत्र दिवस जब आएगा, तो उस गणतंत्र दिवस पर ये श्रमजीवी परेड का हिस्सा होंगे। ये बात पीएम मोदी ने कही है। इससे जुड़े और भी अपडेट हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भव्य तस्वीरें, ये शानदार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस समय पीएम मोदी मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर और थोड़ी ही देर में उनका संबोधन होगा।